हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल न्यू मिशन मोड पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, हम सभी यूनाइटेड नेशन का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आप सब भी देखे होंगे। और उसी के सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आगे उस यूनाइटेड नेशन के बारे में जानकारी डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, पिछले वीडियो में मुझसे कुछ गलत बोला गया था, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। फ्रेंड, वो गलती क्या था उसको थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। पिछले वीडियो में जब मैं ये जिक्र किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था, उसके बाद मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति एक ट्रीटी के माध्यम से हुआ था, संधि के माध्यम से हुआ था, जिसका नाम मैंने बोल दिया था गलती से पेरिस की संधि, जबकि पेरिस की संधि नहीं था, वो ट्रीटी ऑफ वर्साई मतलब कि वर्साई की संधि था। हम सभी पढ़े हैं 10th क्लास में। ये मेरा गलती था और नॉलेज होते हुए भी बाई मिस्टेक मतलब दिमाग में नहीं आ पाने की वजह से गलती से बोला गया था। इसे नज़रअंदाज कीजिए और आप सभी भी सुधार लीजिए। जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी जान लीजिए। और फ्रेंड, दिक्कत इस बात की है कि कभी कुछ गलती हो जाता है तो कमेंट करना चाहिए, जिससे हमें भी पता चले। लेकिन अभी तक किसी का कमेंट आया ही नहीं था। उम्मीद करता हूँ आगे अगर कोई गलती होता है मुझसे तो आप सब कमेंट करेंगे, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और उसको अपडेट भी करूँगा और सुधार भी कर सकता हूँ। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं अपना आज का जो वीडियो है। आज का वीडियो का जो पर्पस है, यूएन का जो हम लोग पहले पार्ट में डिस्कशन कर लिए हैं, उसी के आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के ऊपर ऐसा शर्त लाद दिया गया था, जिससे जर्मनी के राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचा था, और वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण कर दिया गया था। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वर्साई की संधि हुआ और उसी समय वर्ल्ड के विभिन्न लीडर्स ने ये भी व्यवस्था बनाया कि आगे भविष्य में कभी ऐसा युद्ध ना हो। उसके लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन की भी स्थापना कर दी। लेकिन हम और बहुत सारे कारण के बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा डिस्कशन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल पर ही बस फोकस इंस्टीट्यूशन पर ही बस फोकस है, संस्थानों पर ही फोकस है। हमें इतिहास मतलब इतिहास के अन्य पहलुओं को अभी इस वीडियो में कवर नहीं करना है, इसलिए बस थोड़ा बैकग्राउंड लिया था और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, कभी दूसरे वीडियो में कर दूँगा। तो जैसे ही ये ख़त्म हुआ, युद्ध ख़त्म हुआ, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था, वो भी फेल हो गया। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तब वर्ल्ड के विभिन्न लीडर ने ये डिसाइड किया कि लीग ऑफ नेशन की जो कमियां थी उसको ख़त्म करना चाहिए और कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि भविष्य में तीसरा वर्ल्ड वार ना हो जाए। तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद फिर उसे बहुत सारा पावर भी दिए, जिसके बदौलत आज तक इनके हम लोग ये कह सकते हैं कि विश्व के विभिन्न पार्ट में तो इनस्टेबिलिटी मतलब अशांति तो फैलता है, लेकिन अभी तक ऐसा नौबत नहीं आ पाया। हम सभी को तीसरा वर्ल्ड वार देखने को नहीं मिला। ये कहीं ना कहीं यूएन का ही कमाल कहा जा सकता है। खैर, हर किसी का कुछ ना कुछ कमी और अच्छाई होता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हमें बस डिस्कशन करना है। तो फ्रेंड, बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होता है। यूएन का स्थापना होता है, तो अब हमें यूएन के बारे में पढ़ना है, यूएन एक्चुअल में है क्या। तो
यूएन एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व भर में शांति, अमन, चैन फैलाने का काम करने वाला संस्था है, जिसका काम ही है कि विश्व भर में शांति व्यवस्था कायम किया जा सके और विश्व में जितने भी प्रकार के समकालीन मुद्दे होंगे, जैसे आतंकवाद वगैरह हो गया या गरीबी, भूखमरी, ये सब के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करना है। यूएन का ये फंक्शन है, ये कार्य है कि विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सके। अभी तत्कालीन समय में या कभी भी विश्व में किसी भी प्रकार का समस्या आएगा तो उसको कैसे, उससे समाधान कैसे पाया जा सकता है, यूएन का यही उद्देश्य है। आगे फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि यूएन के विभिन्न अंग कौन कौन होते हैं। फ्रेंड, जैसा हम सब जानते हैं, मतलब बहुत हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, 6 मुख्य अंग होते हैं जिसके बेस पे यूएन काम करता है। आइए अब हम बात करते हैं यूएन के 6 अंग कौन कौन हैं। तो पहला है यूएन महासभा, मतलब संयुक्त राष्ट्र का महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद। और उसके बाद है लास्ट 6वां नंबर पे सचिवालय है। इंग्लिश में बात करें तो पहला है यूएन जनरल असेंबली, मतलब कि यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि आईसीजे। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है आईसीजे। जैसे कि कुलभूषण जाधव का जो केस है, हम सभी जानते हैं कि कुलभूषण जाधव का मामला आईसीजे में ही चल रहा है, जो कि नीदरलैंड के हेग में स्थित है। यही यूएन का ही पार्ट है। आईसीजे भी यूएन का ही पार्ट है। आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर पे इकोसोक बोलते हैं इंग्लिश में, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद न्यास परिषद होता है। उसके बाद फिर लास्ट में सिक्योरिटी काउंसिल होता है, सेक्रेटरी होता है, यूएन सेक्रेटरी होता है। फ्रेंड, आई होप ये 6 जो यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 प्रमुख अंग हैं, 6 बॉडी हैं, उनको हमने एक्सप्लेन किया और आप समझे होंगे। एक बार इसको रिकॉल करते हैं हिंदी में, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले ही देखते हैं। फ्रेंड, पहला जैसा कि है अपना यूनाइटेड नेशन का 6 अंग में से पहला कौन सा है? यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। उसके बाद सुरक्षा परिषद। तीसरे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथे नंबर पे सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और 5वें नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद। और 6वें नंबर पे सचिवालय, मतलब संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। इन्हीं 6 प्रमुख अंगों के माध्यम से यूनाइटेड नेशन अपना कार्य संपादित करता है। अब हम एक एक तो इसके विभिन्न अंगों को लेकर के चर्चा करते हैं, जिसमें 6 के 6 अंग को आज इस वीडियो में कंप्लीट कर पाना मुश्किल होगा। तो हमारा कोशिश रहेगा कि कम से कम 2 अंग को आज इस वीडियो में कंप्लीट करें। तो फ्रेंड, पहला हम बात करते हैं महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसमें कि वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के 193 कंट्री शामिल हैं। और यही एक ऐसा सभा है जहां से यूनाइटेड नेशन के जो 6 अन्य अंग हैं उसके लिए मेंबर चुने जाते हैं। जैसे सुरक्षा परिषद के लिए जो मेंबर का चयन होगा यहीं से होगा, इलेक्शन यहीं होता है, जनरल असेंबली में ही होता है। और किसका कार्यकाल क्या होगा ज़्यादातर डिसाइड यहीं से होता है। तो फ्रेंड, ये याद रखना अपने को कि अंतर्राष्ट्रीय जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 मेंबर हैं
और इसी में वोटिंग होता है। सभी सदस्य अपने बीच से विभिन्न पर यूएन के अन्य जो अंग है उसके लिए अध्यक्ष वगैरह का चयन यहीं से करते हैं, और जो भी विभिन्न प्रकार के पद होते हैं उसका इलेक्शन यही जनरल असेंबली मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि दूसरे नंबर का है। पहला नंबर का था महासभा, उसको हम लोग डिस्कशन किए। आगे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रेंड, सिक्योरिटी काउंसिल में जैसा हम में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि इसके मेंबर्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, उससे पहले जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या होगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सिक्योरिटी मतलब कि सुरक्षा से रिलेटेड और जो भी काम होगा यही करता होगा। मतलब कि विश्व भर में कहीं अगर 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, कहीं आतंकवाद का मुद्दा है, अगर 2 देश के बीच, जैसे कि मान लिया जाए कि अमेरिका संयुक्त मतलब अभी नॉर्थ कोरिया है, या फिर मान लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अगर युद्ध हो रहा है, तो शांति पीस कीपिंग फोर्स अगर भेजना हुआ तो कहाँ से कहाँ कौन भेजेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही भेजता है। हाँ, एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पीस कीपिंग फोर्स ज़रूर भेजता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का अपना कोई आर्मी नहीं है। आर्मी अलग अलग देशों से ज़रूरत के हिसाब से मंगा लिया जाता है। और ये हमारा भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा आर्मी, इंडियन आर्मी बहुत बार, और आई थिंक 100 से भी ज़्यादा बार यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि यूएन सिक्योरिटी जनरल जो होता है, सॉरी, एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें मेंबरशिप किस टाइप का होता है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है परमानेंट मेंबर और दूसरा है नॉन परमानेंट मेंबर। मतलब हम कैटेगराइज करेंगे यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप को, तो एक होगा परमानेंट मेंबर, दूसरा होगा नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर में कितने सदस्य होते हैं? 5। परमानेंट में 5 होते हैं, जिसको P5 या PM5 भी बोलते हैं। परमानेंट मेंबर जो होते हैं 5 होते हैं, इसलिए P5 जनरली बोला जाता है। और दूसरा जो है नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर में 10 मेंबर आते हैं, और ये सब के सब वहाँ से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा से चुन करके आते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनका बार बार इलेक्शन नहीं होता है। एक बार ही इलेक्शन हुआ, मतलब जब से चयन हुए वो लाइफ टाइम के लिए हो गए हमेशा। जैसे जब से बना है यूनाइटेड नेशन, तब से लेकर के आज तक P5 कंट्री वही के वही हैं। और P10 मतलब कि परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर जो है, P10 नहीं, नॉन परमानेंट मेंबर जो कि जिनकी संख्या 10 है, उनका चुनाव होता रहता है बीच बीच में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम ये तो कैटेगराइज कर लिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या होता है और उसका मेंबर का वर्गीकरण किस टाइप से है। 2 कैटेगरी हम लोग डिस्कस किए, जिसमें से P5 और मतलब परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये तो जान लिए। आगे फ्रेंड हम बात करते हैं कि परमानेंट फ्रेंड अभी वर्तमान में कौन कौन से हैं। हम में से अधिकांश फ्रेंड को पता होगा, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि परमानेंट मेंबर अभी वर्तमान समय में कौन कौन हैं। तो इस प्रकार से हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है यूके मतलब कि ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रसिया, और पाँचवा है चाइना। मतलब कि सीक्वेंस गड़बड़ हो गया लगता है, फिर से देख लेते हैं। पहला है अमेरिका। ऐसा नहीं है कि क्रम से ही ऐसे हो, लेकिन 5
चूँकि गिनना है, 5 हमको बताना है, इसलिए मैं वर्ल्ड मैप को रिकॉल करते हुए बोल रहा हूँ। बोल यहाँ ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंड में चलता है, मतलब मेरा माइंड जो है कि वर्ल्ड वर्ल्ड मैप को देखता रहता है। तो पहला है अमेरिका, दूसरा है यूके मतलब कि ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रसिया और पाँचवां है चाइना। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि P5 कंट्री होते क्या हैं। तो P5 कंट्री मतलब कि परमानेंट ही रहेंगे, ये तो बता चुका हूँ, लेकिन आगे ये बात है कि परमानेंट कंट्री जो है P5, उनके पास वीटो पावर होता है, जबकि जो 10 अन्य नॉन परमानेंट मेंबर होते थे उनके पास वीटो की पावर नहीं होता था। 5 जो वीटो की पावर वाले मेंबर होते हैं P5 कंट्री, वो जब कभी भी किसी मुद्दे पर अपना वीटो लगा देते हैं तो कोई भी बहुमत होते हुए भी बहुमत होते हुए भी उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं मसूद अजहर, पाकिस्तान वाला, उसको उसके ऊपर इंडिया जब अपना आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होने के कारण जब यूएन में मामला उठाता है और उसको पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने वाला राष्ट्र घोषित करने के लिए जब यूएन में मामला उठाता है तो चाइना वीटो कर देता है। वीटो का मतलब यही है कि जब तक पाँचों मेंबर P5 कंट्री के 5 मेंबर जो हैं अगर सम्मिलित नहीं होते हैं, मतलब कि अपना मत व्यक्त नहीं करते हैं, पाँचों मेंबर राजी नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई भी फैसला लिया ही नहीं जा सकता। और यही होता आया है। जब कभी भी मसूद अजहर या फिर पाकिस्तान के ऊपर मतलब जब कभी भी बाकी 4 मेंबर भी अपना समर्थन दे देते हैं, चाइना देता ही नहीं है, पाकिस्तान को हमेशा बार-बार बचाता रहता है चाइना। तो यही होता है वीटो पावर। और फ्रेंड, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर का सिलेक्शन कैसे होता है, और उसके बाद और आगे भी यूएन के जो रिमेनिंग मतलब बचे हुए जो पार्ट हैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। और दूसरे अगर आप कमेंट करेंगे तो आप वर्ल्ड के दूसरे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF हो गया, WHO हो गया, ये सब के ऊपर भी वीडियो बनाना है। तो फ्रेंड, आई होप मैं आप सभी को कुछ समझा पाया हूँगा। अगर कुछ त्रुटि होगा तो कमेंट करके बता दीजिए और मैं सुधार करने के लिए तैयार हूँ। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और उत्साह भी बना रहे, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।